अब कनाडा से रेहान गुल साहब क्या जानना चाह रहे हैं सेठी साहब? और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था तो सुना है कि चाइना ने काफ़ी हेल्प की थी पाकिस्तान की, और अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा हो गई तो क्या चाइना की हेल्प के बगैर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मुकाबला होगा तो क्या उसका अंजाम वैसा ही होगा जो मई में हुआ था या कोई डिफरेंट होगा? बॉटम लाइन ये है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अगर नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पहली बात तो यह है कि आप कैसे कह सकते हैं आप ये कहेंगे कि मैं क्या कहूंगा? पहले मुझे कहने तो थे, कहने तो दे मुझे पहले ही आपने मुझे नॉकआउट कर दिया। आप ये कहेंगे, अरे भाई मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहने वाला हूं। देखिए, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है ना, इस वक्त जो मेजर पॉलिटिक्स है वो अमेरिका चाइना की है, वो इंडिया चाइना की और पाकिस्तान चाइना की और इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। इंडिया इस वक्त अमेरिकन कैंप में है, पाकिस्तान चाइना के कैंप में। दो मुख्तलिफ कैंप्स हैं। इंडिया के जो तल्लुकात हैं चाइना के साथ वो खराब इसलिए हुए हैं कि इंडिया अपने आप को समझता था कि ये साउथ एशिया की जो रीजन है ये बड़ा भाई है, यहाँ ये कंट्रोल करेगा। वो अपने आप को एक ग्रेट पावर बना रहा था और इसीलिए उसने ये सारी रीजन के अंदर बुली कर रहा था सबको, छोटे मुल्कों को भी और फिर पाकिस्तान को भी, कि आप होते कौन है और सार्क हमारी है, जो हम चाहेंगे वो होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया की भी जो एस्पिरेशन है कि ग्रेट पावर, हम बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, ग्रेट पावर। और प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक रीजन के अंदर दो ग्रेट पावर्स नहीं हो सकते, एक ही ग्रेट पावर होता है। अगर इंडिया का यह ख्याल था कि वो साउथ एशिया के अंदर हेजेमनी ले ले, सबको डोमिनेट कर लेगा, तो उसके रास्ते में दो रुकावटें थी और इसीलिए वो फेल हो गया। मगर उसने कोशिश पूरी की। एक ये कि पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया कि हम आपको नहीं बनने देंगे ग्रेट पावर इस रीजन में, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो हम लड़ेंगे आपके साथ। मगर बाकी सारे जो मुल्क थे साउथ एशिया के, वो इंडिया के साथ खड़े थे, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। 1962 में इंडिया और चाइना की जंग शुरू हो गई, बहुत खतरनाक जंग थी। उस वक्त इंडिया नॉन अलाइन था और पाकिस्तान जो था उस वक्त पूरे अमेरिकन कैंप में था। तो उस वक्त तो पाकिस्तान चाइना के खास तल्लुकात कोई नहीं थे, अमेरिका पाकिस्तान के थे। अयूब खान साहब का जमाना था, इधर नेहरू का जमाना था इंडिया में, और इंडिया और चाइना उस वक्त भाई भाई कहते थे। ये उस वक्त का स्लोगन है, इंडिया चाइना भाई भाई। नेहरू और चू एन लाई एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते थे, नॉन अलाइंड को। इन्होंने नॉन अलाइंड बनाई, इन्होंने मिलकर थी, चू एन लाई, सुकार्नो, टीटो, नेहरू, नासर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वो दिन थे और नॉन अलाइंड मूवमेंट था। इधर था अमेरिकन ब्लॉक, इधर था रशियन ब्लॉक या सोवियत यूनियन का ब्लॉक, और बीच में था नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड में इंडिया भी था और चाइना भी था, पाकिस्तान उधर था अमेरिका के कैंप में। मगर हुआ ये कि वो अब जमाना खत्म हो गया है। पाकिस्तान जो कि अमेरिका के कैंप में सारा हट के चाइना के कैंप में आ गया है, बिकॉज अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे लेट डाउन बहुत किया और सैंक्शंस लगाए हमारे ऊपर, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। और इंडिया अपनी नॉन अलाइंड से हट के अमेरिका के कैंप में चला गया है। यही जो क्वाड है, यही सारा कुछ है, चाइना के खिलाफ एक महाज बना हुआ है। तो इंडिया जब उधर चला गया तो फिर चाइना और इंडिया के तो मामले तो खराब ही होने थे ना, तो और हमारे बेहतर होने थे। तो एक रीजन कि इंडिया और चाइना के तल्लुकात वो नहीं बन रहे जो कि 1962 में थे या उससे पहले थे, बिफोर दिस लड़ाई जब हुई ऑन द बॉर्डर इश्यू। दूसरी चीज ये कि अब क्योंकि पाकिस्तान चाइना के कैंप में है तो चाइना आपकी मिलिट्री मदद भी कर रहा है, और चाइना को रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के लिए सिपेक की भी जरूरत थी, इसीलिए, और ग्वादर की जरूरत है। चाइना का जो नेवल स्ट्रेटजी है ना, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कैसे आप तर्जुमा करेंगी आयशा? मोतियों का हार। मोतियों का हार। कौन से मोती हैं उनके जो उनकी स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं? उनकी मोतियों के अंदर श्रीलंका की पोर्ट भी है और ग्वादर भी है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए चाइना को हमने ग्वादर दे दिया था कि आप करें हम। मगर ग्वादर की डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई कि हम अपनी जो हमने सिपेक को जो चलाना था
और प्रोटेक्शन जो देनी थी चाइना को वो हम दे नहीं सके। और उसकी वजह यही थी कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हमने चाइना को डिफीट करना है इन पाकिस्तान, और ग्वादर को हमने नहीं चलने देना, क्योंकि ग्वादर को चलने दिया तो फिर चाइना की जो ब्लू वाटर नेवी है ना, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सारे आके ग्वादर में आके लगे और ये गल्फ के ऊपर आके बैठ जाएगा, तो फिर हमारा जो मोनोपोली है ओवर द कंट्रोल ऑफ द गल्फ वो चली जाएगी। स्पेशली जब से ईरान और चाइना के तल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए, तो रीजन है कि अब इंडिया चाइना के कैंप में नहीं जा सकता। इंडिया नॉर्मलाइज कर सकता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया अभी तैयारी करे कि अपने बॉर्डर इश्यू चाइना के साथ सेटल करे, मगर वो नहीं करेगा। वो अरुणाचल प्रदेश नहीं देगा चाइना को, और तजारत होगी उसमें चाइना का ज्यादा फायदा, बिकॉज चाइना $150 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। इंडिया तो बहुत थोड़ा देता है, मगर इंडिया को चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर इंडिया अब उन ग्रुप्स में भी चला गया जहां चाइना बैठा हुआ है। तो अब चाइना की ग्रेट पावर हेजेमनी है इस एरिया में, और इंडिया कोशिश कर रहा है उसको अंडरमाइन करने के लिए, एंड इंडिया इज साइडिंग विद अमेरिका। तो इसलिए चाइना विल स्टे विद पाकिस्तान, पाकिस्तान विल स्टे विद चाइना। तजारतें होंगी, तजारत जो है वो सबके फायदे पे होती है, तो इसलिए इंडिया वो कोशिश करेगा कि थोड़ी जी नॉर्मलाइजेशन करे। क्यों? ताकि जैसे आपने कहा कि वो चाहेगा कि कल अगली दफा जब पाकिस्तान की कोई इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं तो चाइना खुल के पाकिस्तान की मदद ना करे। मगर मैं आपको बता दूं, चाइना खुल के मदद करेगा। चाइना की स्ट्रेटजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ट्रेड बिजनेस। तो इसलिए China will always support Pakistan, and Pakistan is critical to China's strategy in going into Central Asia and from there into Europe and the Road and Belt Initiative. तो इसका मतलब ऐसा कोई मामला ही नहीं होगा कि चाइना की हेल्प ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, हसन बाजवा साहब, आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से? सेठी साहब, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला अब दोबारा फ्रंट पे आ गया है इसाक डार साहब के बयान से इन अमेरिका। तो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बताइए कि रियलिटी है क्या, क्योंकि ऑनलाइन बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी पर्सनल लाइफ से भी, कैसे उन्होंने छोड़ा अपने हस्बैंड को, बच्चों को, जहाज पे गई, पढ़ी लिखी खातून। फिर उसके बाद इनके जो चार्जेस अमेरिका में लगे वो टेररिज्म चार्जेस भी लगे और क्रिमिनल चार्जेस भी लगे। जो इनको कन्विक्शन हुई किसी टेररिज्म चार्ज पे कन्विक्शन नहीं हुई, कन्विक्शन जो 4 काउंट में हुई वो क्रिमिनल केस है। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि रियलिटी है क्या, और क्या ऐसी वजह थी कि 86 इयर्स की कैद इनको दी गई उधर अमेरिका में, और क्यों इतनी हाई प्रोफाइल केस है, कोई और क्यों नहीं ऐसा केस बन सका, ये ही क्यों बनी? ठीक है, मैं आपको बहुत मुख्तसर ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी आप जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। देखिए, आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो ताल्लुक था अकॉर्डिंग टू CIA रिकॉर्ड, वो डॉक्टर खालिद शेख के साथ था, जो गुआंटानामो बे में भी काफ़ी अरसा रहे। और खालिद शेख के साथ वो था, और ये MIT में थी, शादीशुदा थी, बच्चे थे, और ये इन्वॉल्व हो गई थी अलकायदा के साथ एज अ सपोर्टर एंड ऑल्सो हेल्पर। उसके सिलसिले में फिर इन्होंने नौकरी शौकरी छोड़ के ये वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि यहाँ से उनका अलकायदा का ऑपरेशंस हो रहे थे, और यहाँ आके शी वाज एक्टिंग एज अ गो बिटवीन एंड एक्टिंग एज अ सप्लायर। अच्छा, उस सिलसिले में CIA जो थी उसको पता चला कि एक आफिया सिद्दीकी हैं जो कि ये काम कर रही हैं, जबकि उन्होंने गुआंटानामो बे में बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया तो ये पता चला। तो वो फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलके इसको तलाश करने पाकिस्तान उनकी टीम आई। यहाँ उन्होंने इसको लोकेट कर लिया। ये पहले इस्लामाबाद में थी, फिर ये कराची चली गई और वहाँ इनकी रिहाइश थी, और उसको लोकेट कर लिया। ये कोई 2003 की बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये गायब हो गई अपने बच्चों के साथ कराची से, और शक ये था कि शायद इसको CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर इसको उठा लिया और इसको हैंड ओवर कर दिया टू CIA। उसके बाद ये कुछ अरसा नजर नहीं आई, और फिर एकदम पता ये चला कि ये CIA की कस्टडी में थे, इनको अफगानिस्तान ले गए थे, वहाँ इसकी तफ्तीश वगैरह हुई, और वहाँ CIA ने इनको कन्विंस किया कि आप डबल एजेंट बन जाए, आप अलकायदा इन्फिल्ट्रेट, आपके तो है तल्लुकात, तो आप हमारी तरफ से आप डबल एजेंट बन के इन्फिल्ट्रेटेड हैं आप, तो हमें इंफॉर्मेशन दें। तो इसने अपनी जान छुड़ाई ये बात मान के कि ठीक है मैं डबल एजेंट बन जाती, और ये फिर इनको रिलीज कर दिया गया। मगर जब इनको रिलीज किया गया तो ये अपने वादे पे ना उतरी, और ये इन्होंने कोई डबल एजेंसी नहीं की, और इन्होंने इनफैक्ट अलकायदा को इंफॉर्मेशन देनी शुरू। तो एक दिन ये काबुल में इनको इन्होंने CIA ने फिर पकड़ लिया,
और कहा कि तुम कहाँ गायब होगी, तुमने हमारे से रब्ता ही कोई नहीं किया। और जब उस इंटेरोगेशन हो रही थी इसकी भाई क्या हुआ, तो इसने अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इसने वहाँ CIA एजेंट्स की कोई राइफल्स पड़ी हुई थी जमीन पे और वो इंटरोगेट कर रहे थे। इसने जल्दी से एक राइफल उठा के और फायर मारने की कोशिश की, और वो फायर जो था अफरा तफरी में एक एजेंट के किसी टांग वांग में लग गया। उन्होंने इसको पकड़ लिया और फिर इन्होंने इसको माफ नहीं किया, और वो वहां से इनकी कहानी शुरू होती है। अब बात यह है कि ये तो वो प्रूव नहीं कर सके कि ये टेररिस्ट थी, बिकॉज अगर टेररिस्ट ये कहते तो फिर ये भी बताना पड़ता कि हमारे लिए भी काम कर रही थी या हमने इसको रिक्रूट किया था। तो इसलिए वो टेररिज्म का चार्ज CIA ने नहीं लगाया। और फिर टेररिज्म के लिए कोई एविडेंस भी चाहिए होती है कि इसके पास से ये बारूद मिला, ये हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए। मगर जो चीज़ जिसके ऊपर एविडेंस थी उनके पास वो ये थी कि इसने बंदूक उठा के और गोली मारी थी एक CIA एजेंट। तो उन्होंने बेसिकली मेरा बिहाइंड द सीन्स जज वगैरह को बता दिया होगा कि है क्या, मगर जहाँ तक कानून का तकाजा था वहाँ इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, और ये इस किस्म के क्रिमिनल चार्जेस अटेम्प्ट टू मर्डर CIA और अमेरिकन ऑफिशियल। इसलिए फिर और उनको इतनी लंबी चौड़ी सजा हुई। सिर्फ ये नहीं कि आपने गोली चलाई, ये कि आपने CIA के लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। तो CIA और हमारे दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो माफ नहीं करती किसी अपने एजेंट को जो कि उनके खिलाफ हो जाए, जो कि अपना बंदा हो और उनके खिलाफ हो जाए, और जिसको उन्होंने खिलाया पिलाया हो या उसको माफ किया हो या उसको कोई सहूलत दी हो, और वो फिर जाके इनके साथ बिट्रे करे इनको, तो फिर वो कभी नहीं माफ करते। बिकॉज ये हर डबल एजेंट के लिए, हर एक के लिए एक सबक होता है। तो इसीलिए आफिया को माफ नहीं किया उन्होंने और सख्ती से उसको रखा हुआ है। ये तो होगी उसकी छोटी सी कहानी। इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने थद्दी है डॉक्यूमेंट्स की ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड एविडेंस दैट वाज प्रेजेंटेड इन कोर्ट, जिसमें मैंने सारी मोस्टली वो मैंने पढ़ी थी पुराने जमाने में 10-20 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ। तो अब बात ये है कि ये डार साहब ने जो जिक्र किया है, ये एक तरफ तो डार साहब ने उनका हवाला दिया है और वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो है भी और नहीं भी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो ये नहीं कह रहे थे कि वो गिल्टी है, वो यही कह रहे थे कि देखिए हम मदाखलत नहीं करते। हमने हमारी तरफ से जो मदाखलत नहीं, जो इंटरवेंशन हुई है, आप मदाखलत नहीं कह सकते उसको आप, हमारी तरफ से जो पेशकदमी हुई है डॉक्टर आफिया के बारे में, वो ये हुई है कि हमने उनको अमेरिकन को कह के काउंसलर एक्सेस दिया, तो इनकी बहन को फैसिलिटेट किया कि वो जाके मिले उनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारी एम्बेसी काफी बिजी रही है कुछ साल पहले इन चीजों में। मगर इसके अलावा भी अभी भी हम अमेरिका को ये कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें, और मर्सी पिटिशन हमारी तरफ से और इसकी बहन की तरफ से गई थी टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी जी। और अभी भी अब जो लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि अदालत, पाकिस्तान की अदालत ने, एक जज साहब है, उन्होंने ये हुक्म किया था कि शहबाज शरीफ साहब आके बताएं कि क्या कर रहे हैं आफिया के बारे में, आपने कुछ किया, उसकी हेल्प करी है, आपने क्या नेगोशिएशंस की हैं अमेरिकनों के साथ वगैरह। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में अब चल रहा है, और उस सिलसिले में जज साहब ने जब ये कहा कि जी हमें बताएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वो क्या रिस्पांस देते कि वो तो अमेरिकनों के साथ बात भी कर रहे थे और शर्मिंदगी भी सी कि हम कर क्या सकते हैं। तो थोड़ी डिले हो गई, तो जज साहब ने कंटेम्प्ट नोटिस कर दिए कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस, और कैबिनेट के खिलाफ, कि हमें आपसे कहा था कि कैबिनेट में डिस्कस करके हमें बताएं क्या कर रहे हैं आपके आफिया के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस लॉबी तो है ना, जो कि ये कहती है कि उसको रिहा करवाया जाए, उसको पाकिस्तान लाया जाए एंड सो ऑन। जज साहब अभी भी गरज रहे हैं, वो कहते हैं बताएं मुझे ये है वो है। और अब ये एक कमेटी बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि जो सवाल मसले हैं सारे आफिया के बारे में उसको निपटा जाए, उसको देखा जाए। तो ये है करंट सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये डील करनी चाहिए कि आप शकील अफरीदी ले लें और हमें आफिया दे दे। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अमेरिकन CIA माफ करने के लिए तैयार नहीं है जी आफिया को, इसी तरीके से हमारी एजेंसियां भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है शकील को। तो ये एजेंसियां ऐसी होती हैं,
उनसे माफी की तवक्को मत किए करें जब वो समझती हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया गया है, किसी ने उनको नुकसान पहुंचाया। तो शकील अफरीदी का केस भी उसी किस्म का है। अमेरिकन कांग्रेसमैन कॉन्स्टेंटली जब भी यहाँ आते हैं वो आके कहते हैं कि जी वो शकील अफरीदी दे दो सानू, और ये आगे से कहते हैं जी हम क्या करें, वो तो केसेस अदालतों में हैं। तो इसलिए ये दिस इज वेयर द गेम इज राइट नाउ।